नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट सेकंड क्वेश्चन राजा राम मोहन राय के विचारों पर वर्णन है, जिसमें हम बात करेंगे राजनीतिक विचार की। पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार क्या हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी, भूमिका की बात करी थी, और हमने राजा राम मोहन राय का जन्म परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसके अलावा हमने सामाजिक विचारों पर क्या किया था, वर्णन किया था। आज के ऑनलाइन क्लास में हम करेंगे राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, जिसमें फर्स्ट रोल ऑफ मैं बात करूंगी भूमिका की कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। वह पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने भारतीयों को अंधकार में अतीत से निकालकर आधुनिक युग की ज्योति एवं उन्हें क्या किया, ज्ञान प्रदान किया। उनके चिंतन ने भारतीय जीवन के अंदर जितनी भी राजनीतिक, जितनी भी सामाजिक, जितनी भी धार्मिक, जितनी भी शैक्षणिक और जितने भी साहित्यिक सभी पक्ष हुए हैं, उनको प्रभावित किया। अतः हम कह सकते हैं देश और समाज को नई दिशा देने वाले आधुनिक भारत में वह प्रथम नेता हुए हैं। उनको प्रथम नेता का नाम दिया गया है। अगर हम गोखले की बात करें, तिलक की बात करें, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की बात करें, गांधी या नेहरू की बात करें, तो हमें पता चलता है कि ये उनके समान राजनीतिज्ञ तो नहीं थे राजा राम मोहन राय, लेकिन फिर भी इन्होंने राजनीति में अपनी गहरी जो रुचि दिखाई है। अतः सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इन्हें भारतीय संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा है इसको, कि ये क्या, भारतीय संवैधानिक आंदोलन के क्या हैं, जनक हैं। अतः भारतीय राष्ट्रीय उदारवाद की बात करें तो उदारवादी चिंतन का भी इनको जो है समर्थक माना गया है। उदारवादी चिंतन के भी ये समर्थक रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इनके जो राजनीतिक विचार हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जिसमें हम फर्स्ट रोल ऑफ बात करेंगे स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वतंत्रता संबंधी विचार, स्वतंत्रता में के बारे में उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। व्यक्ति ने जन्म लिया है तो व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होगा कि उसको स्वतंत्रता मिले, उसको क्या मिले, समानता मिले। अतः हम कह सकते हैं कि उनके विचारों में जो है स्वतंत्रता को प्रमुख स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता क्या है, प्रमुख है। उनका चिंतन मुख्य रूप से मैंने बताया था कि आपको, उनका चिंतन जो था उदारवादी था। उन्होंने सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की बात करी है। अतः राजा राम मोहन राय ने लोक की तरह, ग्रोशियस की तरह, टॉमस पेन की तरह प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया था कि जो हमें प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं वो हमें जन्म से ही मिले हुए हैं। अतः उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति धारण करने के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास नहीं था, बल्कि वो किस चीज़ की बात करते हैं, वो नैतिक अधिकार की बात करते हैं। नैतिक अधिकारों पर वो क्या देते हैं, बल देते हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य को समाज के अंदर सुधार करने चाहिए, राज्य को समाज के अंदर शैक्षिक पुनर्निर्माण संबंधी कानून बनाने चाहिए ताकि शिक्षा को की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अतः प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता और मानव कल्याण की धारणा को भी क्या देनी चाहिए, प्रमुखता देनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आदर्श को भी उन्होंने क्या दिया है, महत्व दिया है। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का होना भी क्या है, जरूरी है। अतः उनके ये सिद्धांत जो है बहुमूल्य सिद्धांत है, स्वतंत्रता संबंधी उनका सिद्धांत। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य के अंदर हस्तक्षेप के सिद्धांत को वो नकारते हैं, उसमें अविश्वास रखते हैं। उस समय क्या था, यूरोप के अंदर एशिया में सभी राष्ट्र क्या थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। अगर हम यूरोप की बात करें या एशिया के अदर राष्ट्रों की बात करें तो यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर जो है पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया जा रहा था। अतः इन्होंने यूनान और नेपलस के लोगों के द्वारा अपनी साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध क्या किया, इन्होंने संघर्ष किया। उनके 1821 में कलकत्ता जर्नल नामक पत्र में संपादक थे J.S. बकिंघम को लिखे एक पत्र में यह विश्वास प्रकट किया था इन्होंने कि अंत में यूरोपीय राज्य तथा एशियाई उपनिवेश अपनी स्वतंत्रता क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, कि यूरोप के लोगों को, एशिया के लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगी, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। अतः विपिन चंद्र पाल की हम बात करें तो विपिन चंद्र पाल ने उनकी जन्म शताब्दी पर लिखी पुस्तक में उजागर किया कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता का क्या दिया था, संदेश दिया था। अतः वह चाहते थे कि भारत में शीघ्र ही क्या होगा, प्रजातंत्र शासन, प्रजातंत्र लोगों का लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन, इसकी स्थापना होगी। अतः वह विश्व के अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष हमारा भारत भी क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जब हम स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे, भारत को इन्होंने स्वतंत्रता का संदेश दिया, तो विपिन चंद्र ने अपनी उनकी जन्म शताब्दी पर लिखी एक पुस्तक में लिखा था कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता का क्या दिया था, संदेश दिया था। वह चाहते थे कि भारत में शीघ्र ही प्रजातंत्र क्या हो जाए, शासन स्थापित हो जाए और वह विश्व के अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष हमारा भारत क्या हो सके, खड़ा हो सके। अतः उनके विचारों से हमें पता चलता है कि वो स्वतंत्रता संबंधी विचारों को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वो पूर्ण रूप से जरूरी मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन अच्छे कानूनों के निर्माण के रूप में किया कि एक अच्छे कानून बनाए जाएं। अतः राय ने स्वस्थ और प्रबुद्ध जनमत निर्माण में प्रेस की भूमिका को क्या किया है, स्वीकार किया है कि प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, होनी चाहिए। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर होगी तो व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र रूप से अपने विचार जो है प्रेस के जरिए, भाषण के जरिए, समाचार पत्र के जरिए क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। के दामोदरन उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचा दिया है। अतः उनका संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का क्या है, संदेश है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में जो है मिरात उल अखबार का जो है
जो समाचार पत्र थे उनके एक बांग्ला भाषा में था और एक फ़ारसी भाषा में था। जब जो है इनका समाचार पत्र जो ये छपता था तो इन्होंने समाचार पत्र में अनेक ऐसी बातें जो सरकार गोरी सरकार के प्रति थी, तो इंग्लैंड में के द्वारा आयरलैंड के प्रति किए गए अन्याय और विरोध के विषय में जो उन्होंने इस समाचार पत्रों में प्रकाशित किए थे, इसके कारण अंग्रेजी सरकार को गुस्सा आया था, रोष हो गया था उनको। अतः 1823 में गवर्नर जनरल जॉन एडम ने प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। जब इनकी प्रेस जो इनके समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उस समय इन्होंने हाई कोर्ट में भी अपील करी, उनकी सुनवाई ना हो सकी। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई के लिए वो गए, वहाँ पर भी जो है इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनको असफलता मिली। इसके बाद सपरिषद सम्राट के सामने इन्होंने अपनी अपील करी, तो वहाँ पर भी निराशा जो है इनके हाथ लगी। अतः इनका कहना था कि स्वतंत्रता नीति के विषय में जनता के विभिन्न विचारों का पता हमें तभी चल पाता है यदि प्रेस की स्वतंत्रता होगी, विचारों को प्रकट करने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। अतः हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि जनता जो है शासकों की भूलों और उनका ध्यान तभी आकृष्ट कर सकती है उन बुराइयों की तरफ यदि जो है समाचार पत्र जब प्रेस की स्वतंत्रता होगी। अगर प्रेस की स्वतंत्रता होगी तो इससे क्या होगा, ज्ञान का प्रसार होगा, जिससे मानसिक विकास में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या किया है, समर्थन किया है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन का प्रशंसक, यानी कि ब्रिटिश शासन के प्रशंसक की हम बात करें तो ब्रिटिश शासन के प्रशंसक में जो है यानी कि ये ब्रिटिश सरकार को क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ब्रिटिश सरकार क्या है, एक अच्छी शासन प्रणाली है। इनका क्या कहना था ब्रिटिश शासन के बारे में, इनका क्या कहना था कि ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश शासन जो है वो भारत के लिए वरदान है। अगर 40 से 50 वर्ष तक भारत के अंदर अगर अंग्रेजी सरकार रहेगी तो उससे क्या होगा, भारत का विकास होगा। भारत सामाजिक पक्ष की बात करें, राजनीतिक पक्ष की बात करें, आर्थिक पक्ष की बात करें तो भारत क्या होगा, सुदृढ़ होगा। अतः भारतीयों के जीवन में आधुनिकीकरण का क्या होगा, विकास होगा। अतः वो ब्रिटिश शासन को मध्य युग के अंधकार में डूबे भारत के लिए क्या मानते हैं, वरदान मानते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार पढ़ी लिखी थी, उनका चरित्र, उनकी शिक्षा, उनका न्याय, उनकी शासन प्रणाली बहुत अच्छी थी। अतः राय क्या कहते हैं कि जो अंधकार में डूबा हुआ है हमारा भारत, भारत के अंदर जो इतनी जो कुरीतियाँ हैं, भारत के अंदर इतनी बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को अगर समाप्त करना है और हमें एक पढ़ी लिखी नवयुवक जो है, नई प्रौढ़ावस्था या नए नवयुवक बनाने हैं, उनको सरकारी नौकरियां दिलवानी है, या उनको अंग्रेजी शासन प्रणाली जितना उनको ज्ञान होना चाहिए, उनको कानूनों के बारे में क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तो ये तभी हो सकता है यदि अंग्रेजी सरकार 40 से 50 वर्षों तक भारत के अंदर क्या करेगी, शासन करेगी। अतः इनका क्या कहना था, 1823 में ब्रह्मानिकल मैगजीन में प्रकाशित लेख में उन्होंने लिखा था कि हम अपनी मातृभूमि भक्ति भावना से अन्य वस्तुओं के साथ साथ ईश्वर को भारत में अंग्रेजी शासन के वरदान के लिए प्रायः धन्यवाद जो है उसको करेंगे कि और प्रार्थना करेंगे कि वह शासन आने वाली अनेक शताब्दियों तक अपना कृपापूर्ण
कार्य क्या करे, करता रहे। यानी कि ब्रिटिश शासन सरकार जो है भारत के लिए वरदान है, वो काफ़ी सालों तक भारत के अंदर ही रहे, ताकि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत का क्या हो सके, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के वो क्या थे, प्रशंसक थे। ब्रिटिश शासन को वो क्या मानते हैं, वरदान मानते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है इसमें, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। यानी कि वो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार पर बल देते हैं। उस समय क्या था, उस समय सामाजिक, राजनीतिक अगर परिस्थितियों की हम बात करें तो अनेक उसमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता थी। उसमें क्या थे, प्रशासनिक सुधार होने चाहिए। अतः इन्हों प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति इनको दोष था कि प्रशासनिक व्यवस्था, उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छी व्यवस्था नहीं है। अतः इन्होंने 1831 में जो है, 1831 में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड को, 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के समक्ष जो है प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से प्रस्ताव रखा था इन्होंने, कि प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होने चाहिए, सुधार होने चाहिए। अतः वो सुधार क्या थे, इन्होंने कहा कि न्याय और प्रशासनिक विभाग जो हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। इसके साथ साथ न्याय विभाग में पंचायत और ज्यूरी पद्धति का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। भारत सरकार का जो प्रशासनिक व्यय है वो क्या किया जाए, कम किया जाए। भारत सरकार पर प्रशासनिक व्यय लादा जा रहा था। अंग्रेज पढ़े लिखे जो थे उनको ही नौकरियां दी। भारतीय नवयुग थे, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भी नौकरियां नहीं थी। तो जो बाहर से, इंग्लैंड से जो अंग्रेजी सरकार के नुमाइंदे लगाए गए थे, उनको जो है बड़ी बड़ी जो तनख्वाह पे दी जाती थी, जिसका व्यय जो खर्च था वो किस पर लगाया जाता था, भारत सरकार पर लगता था। भारत के लोगों से टैक्स कर वसूल किया जाता था। अतः इनका कहना था कि भारत सरकार का जो प्रशासनिक व्यय है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। शिक्षित भारतीयों को प्रशासन के ऊंचे पदों पर क्या किया जाए, नियुक्त किया जाए। और इसके साथ साथ जमींदारी व्यवस्था में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। और जमींदारी से जो लगान लिया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। इसके साथ साथ किसानों की कृषि सुधार जो है, किसानों में कृषि सुधार के प्रयास किए जाएं। उनको जो है कृषि संबंधी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो सरकार क्या दें, सुविधाएं दें। इसके साथ साथ भारत को कुछ मामलों में स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी जाए। और कोई भी नया कानून बनाने से पूर्व जनमत की राय जो है इस पर ली जाए। जनमत मीन्स कि लोगों की राय ली जाए, भारतीय लोगों की भी उसमें क्या होनी चाहिए, राय होनी चाहिए। तभी भारत तेजी से आधुनिकीकरण के लिए क्या होगा, आधुनिकीकरण आएगा और भारत के अंदर क्या होंगे, सुधार आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत, जिसमें वो क्या कहते हैं, कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका से क्या होनी चाहिए, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग। यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या होगी, पृथक होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। अतः वो शक्ति के पृथकीकरण के सिद्धांत को भी क्या देते हैं, महत्व देते हैं। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी कार्यों का क्या कर देना चाहिए, पृथकीकरण कर देना चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अर्थात शासन की दोनों शक्तियाँ एक ही हाथों में नहीं सौंपी जानी चाहिए। वह किसी भी शासन अवस्था में शक्ति के पृथकीकरण को पहला सिद्धांत मानते हैं। अतः उनका क्या कहना था कि प्रत्येक सभ्य देश में शासन का जो अंग होता है, जो विधि या कानून का निर्माण करता है, उसको लागू करने का काम शासन का दूसरा अंग करेगा। अतः अनुभव साक्षी है कि जब जब विधि निर्माताओं के हाथ में कानून का पालन करवाया गया,
चकराना भी आया तो तब तक समाज को उसका सुखद अनुभव नहीं हुआ, कष्ट ही सहने पड़े। अतः इस कारण से न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान के अंदर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग मेंशन, कार्यपालिका के अपने कार्य हैं, न्यायपालिका के अपने कार्य हैं, विधान पालिका के अपने कार्य, को सभी अंग जो है अपने अपने रूप में क्या है, स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है कल आगे जो पॉइंट रह गए हैं राजनीतिक विचारों पे, उस पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे विधि व न्याय संबंधी विचार। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।